हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या की थी। वो अपने भाई से कहती है, चैंग तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। चैंग यानली से कहता है, जे जे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, कोई आपके साथ हो या ना हो लेकिन मैं रहूँगा। यानली अपने भाई के चिक्स को पकड़ते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। दोनों ही बहन भाई एक दूसरे को हक करते हैं। ऐसे ही हक करके थोड़ी देर वो रहकर फिर यानली हक ब्रेक करती है और ये चैंग से कहती है, अब तुम जाकर सो जाओ, ठीक है। चैंग जो कि सैड फेस के साथ यानली की तरफ देखकर कहता है, जे जे आप ठीक हो ना। यानली एक स्माइल करती है, कहती है हाँ, और वो ऐसा कहकर ये चैंग को उसके रूम में भेज देती है और वापस से सैड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी कोई उसके पीछे आकर कहता है, यानली जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो और कोई नहीं सिचैन ही था। यानली उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, सिचैन तुम यहाँ कैसे। तभी सिचैन यानली के पास आकर कहता है, यानली चलो चलो यहाँ से। यानली कहती है, पर कहाँ। या सिचैन कहता है, यानली मेरे बाबा कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे और मुझे पता है तुम्हारी फैमिली भी कभी भी नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि हम दोनों ही यहाँ से भाग जाएं। यानली कहती है, पर सिचैन कहता है, यानली अगर तुम यहाँ से मेरे साथ आज नहीं चली तो देखना हम दोनों को कोई भी एक साथ रहने नहीं देगा और हमारे बच्चे को भी कोई भी इस दुनिया में नहीं आने देगा। तुम क्या चाहती हो, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। यानली कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी सिचैन कहता है, अगर तुम अपने बच्चे और अपने प्यार को खोना नहीं चाहती तुम मेरे साथ चलो। और ऐसा कहकर वो यानली की तरफ हाथ बढ़ाता है। यानली एक बार सिचैन को देखती है और एक बार अपनी बेली को देखती है जिसमें उसका बेबी था। यानली अपने बेबी के खातिर सिचैन के साथ वहाँ से चली जाती है। सिचैन अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर यानली को अपने ऊपर बैठाकर वहाँ से एक दूर कहीं ले जाता है। इधर सुबह वे क्लैन और लैन क्लैन दोनों ही जगह ये पता चल चुका था कि दोनों के राजकुमारी और राजकुमार गायब है। दोनों ने ही अपने क्लैन के राजकुमार और राजकुमारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। मैडम यो यानली पर बहुत गुस्सा थी, पर ऐसे यानली के गायब हो जाने की वजह से उन्हें भी यानली की बहुत चिंता हो रही थी। फैंग मियाँ और चैंग को भी उसकी बहुत चिंता हो रही थी। इधर मिस्टर लैन गुस्से में आग बबूला हो रखे थे और कहते थे, जैसे भी हो लेकिन सिचैन को ढूंढो, वो बच के जाना नहीं चाहिए, वो जैसे तैसे लेकिन वो मेरे पास होना चाहिए, उसे जल्दी मेरे पास लेकर आओ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अपने महाराज के इतने गुस्से में
इतने गुस्से में देखकर सारे ही डर जाते हैं और कहते हैं जी जी महाराज, और वहाँ से सारे ही सैनिक चले जाते हैं। मिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उनके पीछे ही मैडम लैन भी खड़ी थी, जो कि अपने हस्बैंड का गुस्सा देख रही थी, लेकिन उन्हें समझ भी आ रहा था कि उसके बेटे ने ये फैसला क्यों लिया। मिस्टर लैन सिचैन पर बहुत गुस्सा थे और ये सोच रहे थे कि एक बार बस उन्हें सिचैन मिल जाए, फिर वो उसे कैद करके रख लेंगे। यहाँ से 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीनों में मिस्टर लैन ने सिचैन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसके लिए प्राइस भी अनाउंस कर दिया कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे सोने की बहुत सारी मुद्राएं मिलेगी। उन्होंने एक बहुत ही बड़े पेंटर से कहकर सिचैन की एक तस्वीर भी बनाई। उन्होंने यानली को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि यानली कैसी दिखती है, इसलिए उन्होंने सिर्फ सिचैन की ही बनवाई और जगह जगह उस तस्वीर को लगा दिया और कहा जिसे भी ये मिले वो उन्हें खबर करे और उन्हें बहुत सारी सोने की मुद्राएं मिलेगी। यहीं दूसरी तरफ सिचैन ने यानली से शादी कर ली थी और अब वो जंगल के बीच एक छोटे से घर में यानली के साथ रहता था। यानली की टमी अब शो होने लगी थी। सिचैन, जो कि अपने नीज के बल बैठकर अपना कान यानली की बेली पर लगाकर अपने बेबी की हार्ट बीट सुन रहा था। यानली सिचैन को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी और कह रही थी, सिचैन ये तुम क्या कर रहे हो? सिचैन कहता है, रुको मुझे सुनने दो, मुझे अपने बेबी की हार्ट बीट सुनना बहुत पसंद है। यानली सिचैन को ऐसे देखकर बड़ी सी स्माइल करती है। 3 दिन और बीत जाते हैं। यानली की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, वो थोड़ी सी बीमार पड़ गई थी, इसलिए सिचैन उसके लिए मेडिसिन और कुछ खाने पीने का सामान लेने आज टाउन में आया था। टाउन में सिचैन को एक इंसान देख लिया था, जिसने सिचैन की ही तस्वीर को पकड़ा हुआ था। उसे जब सिचैन दिखता है तो वो सिचैन को और उस तस्वीर को मिलाता है, तो वो देखता है कि ये तो वही है जिस पर खूब सारे सोने की मुद्राओं का इनाम है। वो सिचैन का पीछा करने लगता है। सिचैन वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लैन थे। इधर दूसरी तरफ मैडम लैन फैंग मियान और मैडम यू के साथ उसी जगह चली आ रही थी जहाँ पर सिचैन और यानली थे। उन्हें खबर मिल गई थी। जब उन्हें खबर मिली तो वो सीधा फॉक्स क्लैन गई मैडम यू और फैंग मियान को बताने, क्योंकि वो जानती थी कि उनका हस्बैंड उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी अनहोनी हो, इसीलिए उन्होंने मैडम यू को कहा। मैडम यू भी अपनी बेटी की चिंता में मैडम लैन के साथ चलने के लिए मान गई। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी हो और उन्हें मिस्टर लैन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जानती थी कि वो सरफिरा इंसान कुछ भी कर सकता है। वो सभी जल्दी से उस जगह पहुँचे। जब वो उस जगह पहुँचे तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही सिचैन और यानली दोनों की ही लाश पड़ी हुई थी और मिस्टर लैन भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मैडम लैन जब ये देखती है तो वो शॉक हो जाती है। उसका बेटा मर चुका है और हस्बैंड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मैडम लैन जल्दी से उन दोनों के पास जाती है।
और मैडम यू तो बस एक मूर्ति की तरह अपनी बेटी को देख रही थी, जो कि वहाँ उन्हीं के सामने अब लहूलुहान पड़ी हुई थी। मैडम लैन जी सिचन को हिलाती और कहती, सिचन बेटा क्या हुआ, उठो उठो, सिचन सिचन तुम्हें क्या हुआ, सिचन ऐसा नहीं हो सकता, सिचन उठो। मैडम लैन मिस्टर लैन से कहती है, तुमने मेरे बेटे के साथ ये किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ये हमारा बच्चा, तो तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कितने निर्दयी हो, तुम कितने बेरहम हो। मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं मैंने ये सब नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। इधर मैडम यू यानले की बॉडी को अपने हाथ में लेती है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फैंगमियांग मैडम यू के पास आता है और उन्हें बोलता है, यू। मैडम यू जो कि रो रही थी, अब उनकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है, वो खड़ी हो जाती हैं और वो अपने पूरे फॉक्स फॉर्म में आ जाती है। उनकी जो 9 टेल्स थी वो भी अब बाहर आ चुकी थी। मैडम यू बहुत ही अच्छी कल्टीवेटर थी, इसीलिए वो मैडम लैन और मिस्टर लैन की तरफ देखकर कहती है, मैं फॉक्स क्लैन की क्वीन आज तुम्हारे पूरे लैन क्लैन को ये कर्ज देती हूँ कि जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा, बस वैसे ही तुम्हारा पूरा लैन क्लैन ख़त्म हो जाएगा। जो लैन क्लैन उजले सूरज की रोशनी में जीता है वो पूरा अंधेरे में डूब जाएगा। वहाँ का हर एक इंसान तिल तिल कर कर मरेगा, तुम भी मरोगे और एक दिन पूरा लैन क्लैन ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें ये कर्ज देती हूँ। ऐसा कहकर मैडम यू अपनी बेटी की बॉडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से हमारा पास्ट ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट टाइम में ही वापस आ जाते हैं, जहाँ विंग ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, माँ बाबा फिर उनका क्या हुआ। फिर किंग कहते हैं, फिर उन दोनों की बॉडी को एक साथ दफना दिया गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहना चाहते थे, इसीलिए उन दोनों की बॉडी को एक साथ रखा गया। लेकिन मिस्टर लैन की बॉडी को उनसे दूरी पर ही दफनाया गया, क्योंकि उनका दूर रहना ही उनके लिए बेहतर था। वो उन दोनों के मरते ही ये श्राप पूरे ड्रैगन क्लैन में फैल गया और तब से लेकर आज तक ड्रैगन क्लैन और फॉक्स क्लैन दोनों ही दुश्मन हैं। तो विंग उनसे पूछता है, पर बाबा हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते। तभी क्वीन कहती है, क्योंकि उनकी गुरु ने कहा था कि अगर वो लोग किसी फॉक्स से शादी कर ले और उससे उन्हें एक बच्चा हो, उस बच्चे के जन्म लेते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हम ये नहीं भूल सकते कि उन्हीं के किंग ने हमारी राजकुमारी को मारा था, ये हम नहीं भूल सकते। तभी से लेकर अभी तक ये बैरियर है जो कि ड्रैगन्स को हमारे फॉक्स क्लैन में आने के लिए रोकता है। ये बैरियर खुद मैडम यू ने क्रिएट किया था और तब से लेकर अब तक जो भी किंग बनता है वो इस बैरियर को संभालता है। किंग क्वीन दोनों ही मिलकर इस बैरियर को अपनी शक्तियों से मजबूत रखते, ताकि ड्रैगन्स भूल कर भी यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गए तो हमारे यहाँ पर तबाही मच जाएगी। वो अपने क्लैन के लिए हमारे फॉक्स की जितने भी ओमेगा है उन्हें हर्ट करेंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। विंग हम इसीलिए तुम्हें बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि बाहर ड्रैगन्स इसी फिराक में घूमते कि
है शाओ, अगर ड्रैगन्स हम फॉक्स की तलाश में थे तो मुझे आज तक कोई ड्रैगन दिखा क्यों नहीं। तभी शाओ कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर शाओ कहता है अच्छा ही है वो हमें नहीं दिखे, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। विंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर विंग एक स्माइल करने लग जाता है। विंग की स्माइल को देखकर शाओ पूछता है राजकुमार आप स्माइल क्यों करते हैं। तभी विंग कहता है शाओ, मुझे बाहर ड्रैगन तो नहीं मिला, पर एक ऐसा इंसान मिला जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो मिला। शाओ भी एक स्माइल करता है, कहता है उसे विंग की बात सुनकर केजिंग की याद आ गई थी। विंग कहता है अब मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं लेंजन से दोबारा मिलूँगा। बस 2 दिन ही रह गए हैं। शाओ कहता है राजकुमार 2 दिन बाद तो आपका बर्थडे है ना। विंग कहता है और मैं बहुत खुश हूँ। शाओ कहता है मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ। और ऐसा कहकर दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।